Good afternoon and welcome everyone to this live session. So in today's class we are going to resume our discussion on parliamentary privileges. Yesterday I told you that it is Article 105 and Article 194 that deals with the issues related to parliamentary privileges. Okay, privileges are based on 5 sources: constitutional provisions, various laws of the parliament, rules of both the houses, parliamentary conventions, judicial interpretations. Okay, तो कन्वेंशंस के ये सोर्सेज हैं. पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटेन में जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश सिस्टम से इनको हम कन्वेंशंस को चलाते हुए आ रहे हैं, राइट. Whenever any of these rights and immunities is disregarded, offense is called breach of privilege. तो कल मैंने बहुत डिटेल में ये चीजें समझा दी थी. And we saw one question also: should parliamentary privileges be codified? Should parliamentary privileges be codified or not? Okay, so must only be invoked by the legislature when there is real obstruction to its functioning. लेजिस्लेचर को इनको इन्वोक तब करना चाहिए व्हेन देयर इज रियल डेंजर टू देयर फंक्शनिंग. तो हम एक ऐसे युग में हैं, वी आर इन द एरा वेयर सेंसरशिप CENSOR, सेंसरशिप ऑफ फ्रीडम एंड स्पीच, सेंसरशिप ऑफ राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच इज हैपनिंग. किस किस वे में हो रहा है? सेक्शन 124. दिस इज अ ब्रॉडर फिनोमिना into which this concept of privileges fits. Overall जो concept of privileges है, section 124 IPC, sedition, ठीक है. फिर उसके बाद parliamentary privileges, article 105, उसके बाद section 500. What does section 500 IPC deals with? Section 500 IPC deals with किससे डील करता है बताओ? कॉन्टेम्प्ट से नहीं डील करता, ये डील करता है आपके किससे? कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट तो आएगा अभी. ये जो पार्लियामेंट और गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्पीच पे जो लगाम कस रही है वो इन आर्टिकल्स के अंडर कसा जा रहा है, ठीक है. दूसरा एक और आर्टिकल भी है जो रिलीजियस एंगल से डील करता है. कौन से सेक्शंस हैं जो रिलीजियस, ये कहते हैं कि आप किसी रिलीजन का मजाक नहीं उड़ा सकते, जिसके तहत अभी एक मूवी, एक Amazon प्राइम की सीरीज को भी बैन किया गया. कौन से सेक्शंस हैं आईपीसी के, विच वी सी इन द न्यूज़पेपर ऑन अ डेली बेसिस. और दूसरा ये क्या है? डिफेमेशन. डिफेमेशन क्रिमिनल क्यों होना चाहिए? क्या डिफेमेशन क्रिमिनल होना चाहिए? ये सारे सेक्शंस, ये सारे प्रोविजंस जो लॉ के हैं, दे आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को ये सारा कुछ नेगेट करता है, राइट. क्लियर है? तो आर्टिकल 105 कम्स इनटू डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ सिटीजंस. कभी कभी सिटीजंस के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को आर्टिकल 105 और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से डील करने वाला आर्टिकल 194 किल करता है हमारे फंडामेंटल राइट को. वर्सेस काइंड ऑफ अ सिचुएशन हो गई है. अगर जुडिशरी को इसमें ऐड कर दें तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 भी इसमें ऐड हो जाता है. आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट. क्लियर है? तो इन तीनों चारों पॉइंट्स को नोट कर लो. सेक्शन 295A, हेट स्पीच लॉज इन इंडिया, ब्लैस्फेमी इसको बोला जाता है. सेक्शन 295A, ब्लैस्फेमी लॉज, hate against one religion, inciting somebody through hate, ठीक है. फिर सेक्शन 153A of IPC deals with
offense of promoting disharmony, enmity or feelings of hatred between different groups. तो सेक्शन 295A and section 153. I'll dictate you these things. These are very important for your mains point, from your mains angle also. Section 153A of Indian Penal Code deals with the offense of promoting disharmony, enmity or feelings of hatred between different groups, or feelings of hatred between different groups on the ground of religion, race, place of birth, residence, language. Section 505 IPC deals with spreading of false and mischievous news. Deals with spreading of false and mischievous news intended to upset public tranquility. Intended to mischievous news intended to upset public tranquility, public peace. ठीक है. सेक्शन 295A इज अ वेरिएंट ऑफ ब्लास्फेमी लॉ. ब्लास्फेमी लॉ पता है कहां पे होता है? ब्लास्फेमी होता है कि जैसे पाकिस्तान में एक इंडियन को बुक किया गया कि आपने मुस्लिम समाज के खिलाफ कुछ बोला तो पाकिस्तान में सजा हो सकती है. इस्लाम के खिलाफ कुछ बोलना गलत है. वहां पे ब्लास्फेमी लॉ होती है. जिस कंट्री में, एक थियोक्रेटिक कंट्री में, एक रिलीजन को अपना स्टेट रिलीजन मान लिया जाता है. हमारी कंट्री में सेक्शन 295A किसी भी एक समुदाय को, किसी एक रिलीजियस कम्युनिटी को किसी दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी को भड़काने के लिए, इंसाइट करने के लिए, पनिश करने के लिए यूज किया जाता है सेक्शन 295A. क्लियर? ठीक है. सो इट अलाउज द पनिशिंग ऑफ एनी मैलिशियस, it allows the punishing of any malicious acts that are intended to insult the religion or religious beliefs of certain class of citizens. अगर कोई पॉलिटिशियन ये कहता है कि हमने ये किया है, अगर कोई पॉलिटिशियन ये कहता है कि धर्म के नाम पे, जैसे एल.के. अडवाणी ने क्या किया, एल.के. अडवाणी ने बाबरी मस्जिद के लिए कार सेवकों को उकसाया कि बाबरी मस्जिद तोड़ो, यहां पे मंदिर बनेगा. ऐसे एक्ट्स को उकसाने के लिए सेक्शन 295A रिलीजन या रीजन के लोगों को भड़काने के लिए, इंस्टिगेटिंग टू ऑफेंस के लिए यूज किया जाता है. क्लियर? तो while writing the threats to, what are the threats to freedom of speech and expression? I am giving you the points to write a good answer on threats to freedom of speech and expression. If you happen to face this type of a question in the examination, of late question कुछ ऐसे आएगा, of late there are increasing threats being perceived, of late there are increasing threats being perceived to freedom of speech and expression, threats to freedom of speech and expression. ठीक है. थ्रेट्स बाय लेजिस्लेचर, थ्रेट्स फ्रॉम लेजिस्लेचर डिवाइड करके लिखेंगे. वही तो है हमारी यूपीएससी की ये हमारे आईएएस एस्पिरेंट्स, यूपीएससी इंडियन ब्यूरोक्रेसी की जो खासियत है वो ये है कि डब्ल्यूटीओ वगैरह के जो अग्रीमेंट्स वगैरह हम लोग ड्राफ्ट करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, हमारे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, उनका जो ये कला सीखी जाती है थ्रेट्स फ्रॉम लेजिस्लेचर, पॉइंट्स में डिवाइड करना, चीजों को कैसे शुगर कोट करके इंग्लिश में लपेटना है, वो चीजें तुम्हें भी आनी चाहिए. ठीक है. थ्रेट्स फ्रॉम लेजिस्लेचर क्या है? आर्टिकल 105 एंड 194 पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस.
इसमें एग्जाम्पल के लिए तुम लिखोगे कर्नाटका टैबलेट न्यूज़पेपर केस। एवरीबडी नोज कर्नाटका टैबलेट न्यूज़पेपर केस, कर्नाटका पोर्नोग्राफी केस। ठीक है, दूसरा ये तो हो गया हेडिंग नंबर 1। फिर दूसरा है थ्रेट्स फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी कि पुलिस। यहां पे कौन कौन से सेक्शंस आ जाएंगे? सेक्शन 124A, 295A, 153A, राइट, एंड देन 500A बड़े लोगों की मानहानि, डिफेमेशन, देन 505A, ओवरऑल 505 लिख लो तो भी ठीक है। ओके राजीव, योर कंसर्न इज नोटेड। देखो तुम लोग जो सुझाव देते हो ना, मैं तुम्हें बता दूं, उसके लिए क्या चाहिए? फंडिंग चाहिए होती है, समझ रहे हो? ये राजीव बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन को इतना स्मार्ट बना दो कि उसमें भी नोट्स मेकिंग फीचर आ जाए, राइट? तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, CTO, CEO। ये फ्रेजियोलॉजी से तुम काफ़ी वाकिफ़ हो, क्योंकि तुम लोग फन एकेडमी और भैया जो की एज में जो पैदा हुए हो, पढ़ रहे हो, ठीक है? तो जब CTO आता है तो तुम्हारी CTBT गुल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर ऊपर वाले आदमी को फंडिंग की रिटर्न चाहिए होती है, और फंडिंग की जब रिटर्न वाला सिलसिला आ जाता है ना, तो फिर तुम एक एडटेक स्टार्टअप को क्रिकेट मैचेस करवाते हुए देखते हो, राइट? फिर तुम किसकी क्लासेस देखते हो? विराट कोहली की क्लासेस देखते हो। फिर तुम सचिन तेंदुलकर को रिटायरमेंट के बाद दोबारा से इनिंग्स में देखते हो। फिर तुम क्या देखते हो? एक एक्ट्रेस है जो वो भी ज़्यादा दिखती हैं आजकल। इसीलिए कुछ चीज़ें जो हैं कलम से लिखी जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है, और वो दिमाग में भी इम्प्रिंटेड रहती हैं। वरना हमें फंडिंग के रास्ते जाना पड़ेगा। फंडिंग विल लीड टू एंडिंग ऑफ एजुकेशन दैट वी आर सीइंग, दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ फन। इसीलिए थोड़ा सा धीरे चलते हुए, राइट? तो दिक्कत है, क्या करें, कलयुग में आ गए हैं। कभी कभी लगता है ऑफर जब आते हैं कि हाँ फंडिंग वाले रास्ते चला जाए, ऑफर्स आते हैं, ऐसा बात नहीं है ना? नाम है इतना झटका कि ऑफर्स आ जाते हैं, बट फंडिंग विल लीड टू एंडिंग। और ऑफर्स उनसे आते हैं जिन गलियों को हम छोड़ आए, राइट? समझ रहे हो तुम? नाउ कमिंग हियर, डिस्ट्रैक्ट मत किया करो, ना ही हुआ करो। जितना मिल रहा है उतना लो, ज्ञान में कोई कमी नहीं आएगी। मोदी केस इन रामजी लाल मोदी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। मोदी केस के बारे में लिखो, सूट बूट की सरकार। ये रामजी लाल मोदी की बात हो रही है, राइट? रामजी लाल मोदी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1957 केस। A 5-judge bench of Supreme Court upheld the constitutional validity of Section 295A. सेक्शन 295A, रामजी लाल मोदी केस, ठीक है, 1957 के केस में, ठीक है? तो ये सारी चीजें। अच्छा, फिर दूसरी बात करें, सेक्शन 154 के भी कुछ पॉइंट्स फटाफट लिख लो। सेडिशन लॉ, the original draft of the law was prepared by Thomas Macaulay। मैंने ये ड्राफ्ट तुम्हारे साथ शेयर किया है सेडिशन का। तो the law was first used against बाल गंगाधर तिलक in 1897, ठीक है? फिर महात्मा गांधी। Why the Sedition Act should be abolished? Please write down the points. Number 1, Constituent Assembly omitted sedition as one of the permissible grounds of restrictions. Constituent Assembly omitted, number 1, why sedition act should be abolished। चलो मैं तुम्हें ये बता रहा था, इन पॉइंट्स को पहले पूरा कर देते हैं। थ्रेट्स फ्रॉम जुडिशरी, ठीक है? 129, 131, clear? Contempt of Courts Act. The genesis of Contempt of Courts Act lies in Article 129.
The genesis of Contempt of Courts Act lies in Article 129. Clear? तो कुछ इस तरह से पैराग्राफ्स में या पॉइंटर्स में लिखोगे, इसके अंदर कुछ और आ जाएगा, इसके अंदर ये सेक्शंस आ जाएंगे, इसके अंदर आर्टिकल 129 एंड कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। एग्जाम्पल लिखोगे सीजेआई ऑफ इंडिया वर्सेस प्रशांत भूषण केस, इसमें एग्जाम्पल जो लिखना होगा रीसेंट एग्जाम्पल्स। तो व्हाई द सेडिशन शुड बी ओमिटेड, व्हाई सेडिशन शुड बी ओमिटेड। Why the sections related to sedition should be abolished. Number 1, Constituent Assembly omitted sedition as one of the permissible grounds of restriction on freedom of speech and expression. Constituent Assembly omitted sedition as one of the permissible grounds of restriction on freedom of speech and expression. तो पता है यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम? ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में राइट्स दिए गए हैं, 19 क्लॉज 2 में कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 डिलीट किया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसमें सेडिशन लिखा था कि ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सेडिशन हम इसको कर सकते हैं, लेकिन फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिबेट्स हुई उसमें यह कहा गया कि सरकार सेडिशन का यानी कि 124 सेक्शन जो आज है, अगर उसको आर्टिकल के वे में रखा जाएगा यहां पे, उसका मिसयूज कर सकती है। द गवर्नमेंट ऑफ द डे मे यूज दिस, ये कंसर्न रेज किया गया असेंबली में। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नहीं लिखा इसको, तुम्हारी क्या औकात है? आज की मोमेंट्री पार्लियामेंट की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड अ कंसिडर्ड डिबेट ऑन वेदर टू रिटेन और वेदर टू डिलीट द सेडिशन एज वन ऑफ द एक्सेप्शंस टू आर्टिकल 19 क्लॉज 1 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, देन गवर्नमेंट ऑफ द डे शुड ऑल्सो नॉट अलाउ दिस। ठीक है। Number 2, why the sedition should be abolished? Number 2, despite the clearly set out guidelines for applying the charges of sedition, despite the clearly set out guidelines for applying the charges of sedition, lower courts have routinely failed to apply parameters. Lower courts have routinely failed to apply parameters while considering sedition cases. Lower courts have routinely failed to apply the parameters while considering sedition cases. The wide amplitude of section 123rd point. The wide amplitude of section 124A means that the wide amplitude, इतना ज़्यादा wide scope of section 124A means that state can use it to chase those who challenge the power of state. State can use it to chase those who challenge the power of the state. And the mere threat of, please listen carefully, mere threat of, I'll repeat it two or three times, but listen to it carefully. Mere threat of pressing of charges of freedom of speech, pressing of charges of sedition curbs the letter and spirit of enjoyment of right to freedom of speech and expression. Mere threat, सिर्फ एक थ्रेट ही काफी है, समझ रहे हो?
मेयर थ्रेट ऑफ प्रेसिंग ऑफ चार्जेस, चार्जेस लगेंगे या नहीं। आजकल मैं डीएनए करता हूं, मुझे बहुत डर लगता है, पता है क्या, कहीं किसी ने सुन लिया। आजकल तो वो वॉलंटियर्स भी घूम रहे हैं, साइबर वॉलंटियर्स, क्या पता कौन हो। आधा टाइम तो लगता है मोदी जी उसी में ही बताते होंगे, मैं साइबर वॉलंटियर हूं, हक से, है ना। तो समझ रहे हो ना, तो डर लगता है कि भाई कुछ उल्टा तो नहीं बोल जाएंगे, कुछ सीधा बोलेंगे, उल्टा तो नहीं मतलब निकाला जाएगा उसका, राइट। मेयर थ्रेट लीड्स टू वायलेशन ऑफ, if not the letter violation of article 19 but in spirit violation of freedom of speech and expression। मैं ये सोच सकता हूं कि मैं कुछ भी बोलूं, ये अपने आप में मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है। आजादी का आभास, उसका एहसास होना कि हाँ मैं कुछ भी बोलूंगा, मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जब ये डर रहे कि कहीं मैं कुछ बोलूंगा और मेरा उसका गलत मतलब निकाला जाएगा और मुझे कन्हैया बना दिया जाएगा, और फिर कन्हैया वो बांसुरी वाला बचाने भाई आएगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि आजकल चाय वाले का युग है, ये डर ही काफी है। समझ रहे हो ना। नाउ समझो बात को। द ब्रॉड स्कोप ऑफ आर्टिकल 124A मीन्स दैट स्टेट कैन यूज इट टू चेज दोज हु चैलेंज इट्स पावर, एंड मेयर थ्रेट ऑफ pressing of charges of sedition ends up acting as a deterrent against any voice of dissent or criticism, and the mere threat of pressing of charges of sedition ends up acting as a deterrent against any voice of dissent or criticism। In the Kedarnath case, Supreme Court merely read Article 19, Clause 2 of the Constitution. In the Kedarnath case, the court merely read Article 19, Clause 2 of the Constitution. It did not consider the effect of the right to equality or due process. It did not consider the effect of right to equality or due process. आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 के गोल्डन ट्रायंगल को, गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसी को कहा जाता है 14, 19 और 21। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19, 21 को आइसोलेशन में पढ़ लिया केदारनाथ केस में। अगर इन दोनों को पढ़ते तो लिबर्टी और इक्वालिटी का मतलब साथ में जोड़ते तो शायद सेडिशन का लॉ सरवाइव ना करता। केदारनाथ केस में सेडिशन को जो अपहोल्ड किया गया वो इस वे में गलत थी, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट इन नवतेज जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 फाउंड दैट प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैज नो लीगल प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। नवतेज जोहर, जो हमने डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स पढ़ा है ना, नवतेज जोहर केस 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अगर वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो जिस हद तक वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है वो सरवाइव नहीं करना चाहिए। नवतेज जोहर 2018 केस, द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ रीआइटरेटेड दैट प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैज नो लीगल प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। प्रिजम्पशन नहीं होगा, बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया जाएगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। इन नवतेज जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 in Navtej Johar versus Union of India 2018, Supreme Court said that pre-constitutional law has no
pre-constitutional law shall not be given the legal presumption of constitutionality. ठीक है, आगे चलो। इन ललिता कुमारी वर्सेस उत्तर प्रदेश 2013, इन ललिता कुमारी वर्सेस उत्तर प्रदेश, सेडिशन भी साथ साथ कवर करा रहा हूं मैंने, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बीच में इसको घुसा दिया, लेकिन एक होलिस्टिक पिक्चर तुम्हें मिल जाएगी। ललिता कुमारी वर्सेस यूपी, इन ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, Supreme Court laid down that the registration of FIR is mandatory if information received by the police discloses a cognizable offense. कुछ चीजें मेंस की अभी डील कर लोगे तो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा रहेगा, अदरवाइज ऑल्सो इट इज गुड। ठीक है, तो प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स बीच बीच में साथ साथ में कवर होते जा रहे हैं। अगर तुम लोग जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ या PDF को अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस ऐसे नहीं आ रहे इजी जो कि तुम सोचो कि हाँ प्रीलिम्स में जो दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में वो पढ़ के चले जाएंगे और हो जाएगा, इतना आसान नहीं है, राइट। करंट अफेयर्स के साथ में लिंक करके ही पूछे जा रहे हैं। यू नेवर नो हाउ दिस नॉलेज वुड बी अप्लाइड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड अदरवाइज एंड अदर सेक्शंस ऑफ इंडियन पॉलिटी। ओके, तो इन ललिता कुमारी केस registration of Supreme Court laid down that registration of FIR is mandatory if the information received by police discloses a cognizable offense. Sedition cognizable offense है, लेकिन एक लॉ कमीशन की रिपोर्ट ये बताती है under the title offenses against the state. One report by NCRB shows that a total of 179 arrests were made. ललिता कुमारी केस का सहारा हम क्यों ले रहे हैं? Why are we taking the why are we citing this ललिता कुमारी केस? ललिता कुमारी केस में ये कहा गया कि भाई अगर कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, फीमेल का रेप होना या कुछ पोक्सो एक्ट का वॉयलेशन या करप्शन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, यानी कि हाथों हाथ FIR होनी चाहिए। बाकी केसेस में क्या होता है, पुलिस कच्ची डायरी में नोट करती है, फिर उसका इंक्वायरी होती है, वैलिडेशन करा जाता है कि जो विटनेस जो कह रहा है, विक्टिम जो कह रहा है वो सही है कि नहीं। नॉन कॉग्नाइजेबल केसेस में, कॉग्नाइजेबल केसेस में SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट एक कॉग्नाइजेबल केस है, सेक्शन 375 रेप कॉग्नाइजेबल है। ऐसे केसेस में इमीडिएट FIR होनी चाहिए। सेडिशन भी एक कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है एज पर सेक्शन 124A, तो FIR तो होनी चाहिए। लेकिन 179 केसेस में से 70% केसेस में FIR ही नहीं हुई, अकॉर्डिंग टू NCRB's ओन डेटा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरोज ऑन डेटा। FIR फाइल ही नहीं होती। इसका मतलब पुलिस अथॉरिटीज किसी के कहने पे, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के कहने पे, सरकार के कहने पे डिसेंट को दबाने के लिए, सरकार के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म को दबाने के लिए सेडिशन केसेस का यूज कर रही हैं। FIR तो करो। हम वो बात अभी, वी आर नॉट एज येट डिस्कसिंग अबाउट द चार्जशीट बीइंग फाइल्ड। चार्जशीट तो बाद में होती है, यहां पे FIR ही फाइल नहीं कर रही पुलिस, यानी कि किसी को पकड़ लिया, उठा लिया घर से और बोला कि तुम्हारे खिलाफ देशद्रोह के चार्जेस हैं, सेडिशन के चार्जेस हैं, लेकिन बाद में वो प्रूव ही नहीं होते। क्लियर?
अब why sedition law should not be abolished? Supreme Court upheld the sedition law in Kedarnath Singh versus State of Bihar. केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार कब हुआ था? 1962. क्लियर? Supreme Court upheld the sedition law. In its 1968 report, second point, why sedition law should not be abolished. Now we are discussing why it not be abolished. Arguments in favor we have covered, arguments against we are covering. In its 1968 report, in its report presented in 1968, Law Commission had rejected the idea of repealing the section 124. Law Commission had rejected the idea of repealing section 124. However, the commission opined that, in its 1968 report, Law Commission had rejected the idea of repealing section 124. The commission opined that section 124A should be invoked only in cases where the intention behind any act is to disrupt public order. Section 124A should be invoked only in cases where the intention behind any act is to disrupt public order. मतलब सिलेक्टिव केसेस में इन्वोक किया जाना चाहिए. Section 124A should be invoked only in cases where the intention behind any act is to, number one, disrupt public order, or number two, to overthrow the government with violence and illegal means. पब्लिक ऑर्डर को डिसरप्ट करना या तो उसके लिए, और अगर इंटेंशन हो टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट विद इलीगल मीन्स, जैसे कि नक्सलिज्म, माओइज्म, इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट, पैरेलल गवर्नमेंट चलाना, ठीक है, उसको देशद्रोह माना जाए. थर्ड रीजन इज व्हाई द लॉ शुड नॉट बी रिपील्ड, व्हाई द सेडिशन लॉ शुड नॉट बी रिपील्ड. Third reason, it protects the elected governments from attempts to overthrow. It protects the elected government from attempts to overthrow. It protects the elected government from attempts to overthrow. Elected government को overthrow करना डेमोक्रेसी के खिलाफ है, ठीक है, तो ये सेडिशन लॉ सरकार के ओवरथ्रो होने से सरकार को बचाता है. Fourth point, many districts and regions in different states, many regions and districts in different states in different states face
Maoist insurgency and rebel groups virtually run a parallel administration. And rebel groups virtually run a parallel administration. In order for the government of the day, and many insurgency groups virtually run a parallel administration. You know, one of my friends who is now posted in Delhi because he got Agmut cadre, AGMUT cadre of IPS. Okay, तो पहले जब वो असम, गुवाहाटी, असम, दिस गोवा, मिजोरम, असम में जब he was posted, मिजोरम में when he was posted, तो he said like यहाँ पे पुलिस को, हमें IPS हूँ मैं, मेरे को निकलने में शाम को जो है यहाँ पे पैरेलल हफ्ता वसूली होती है, टैक्स वसूली होती है, ये सारा कुछ, राइट। तो पैरेलल गवर्नमेंट वहाँ पे चलता है। अब ऐसे एरियाज में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, इजंट इट, कि वहाँ पे एक IPS ऑफिसर ये बोल रहा है कि हमें काफ़ी काम, हम कुछ एरियाज में वहाँ जा ही नहीं सकते, अगर हम वहाँ जाएंगे तो हमारे घर पे अटैक हो जाएगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। नाउ नागालैंड, असम एटसेट्रा, ये सारी स्टेट्स में, ओके। तो ये रीजंस हैं। देन वे फॉरवर्ड क्या है? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? व्हाट इज द कंक्लूजन? नाउ सुप्रीम कोर्ट शुड एग्जामिन ऑन द बैलेंस, कंक्लूजन, Supreme Court should examine the classification of the offence of sedition as cognizable and non-bailable. पहले कि ये देखना चाहिए कि क्या इस ऑफेंस को cognizable या non-bailable रखना चाहिए या नहीं। अगर इसे cognizable या non-bailable रखना चाहिए तो फास्ट पेस्ड डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, ठीक है, फास्ट पेस्ड डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। क्लियर? Filing of FIRs under sedition law must be mandatorily done under the supervision or direction of minimum DSP rank officers. Filing of FIRs under the sedition law must be mandatorily done under the supervision or direction of minimum DSP rank officers to ensure objectivity and rationality. क्लियर है ये पॉइंट सबको? फाइलिंग ऑफ FIRs under the sedition charges must be mandatorily done under the supervision or direction of minimum DSP rank officers to ensure objectivity and rationality. ठीक है? Then the other point, misuse of sedition law should attract appropriate penalties. Misuse of sedition law should attract appropriate penalties. Misuse of sedition law should attract appropriate penalties even for the law enforcement agencies. अगर कोई DSP कोई केस सेडिशन का दर्ज करता है, FIR फाइल करता है और बाद में ये पता लगता है कि वो ब्लेटेंट मिसयूज पाया जा रहा है इसका सेडिशन का, तो उस DSP को भी जवाब देना हो, पेनाल्टी लगनी हो इस पे, ठीक है। coupled with the provision for compensation to the injured party, coupled with the provision for लिख लिया, coupled with the provision for compensation to the injured party, to the party at loss, जिसको 6 महीने 1 साल जेल में गुजारना पड़ा सरकार की वजह से। coupled with the provision for compensation to the injured party.
In the recent consultation paper on the sedition, the Law Commission has suggested invoking. Am I speaking at a pace comfortable to all of you? Am I dictating at a pace comfortable to all of you? In the recent consultation paper on the sedition law, the Law Commission has suggested invoking Section 124A to only criminalize the acts committed with the intention to disrupt public order or to overthrow the government with violence and illegal means. Clear? In the recent consultation paper on the sedition, the Law Commission has suggested invoking Section 124A to only criminal acts committed with the intention to disrupt public order or to overthrow the government with violence and illegal means. Done for everyone? देखो मैंने अपनी इस हैंडराइटिंग में लिख रखा है कि वो सिर्फ मुझे ही समझ में आएगा, समझ रहे हो ना? या फिर यूपीएससी के एग्जामिनर को समझ में आ जाता तो मैं यहाँ नहीं होता, तो मैं डिक्टेट नहीं कर रहा होता, तो शायद मैं आज के राज में सेडिशन लगा रहा होता, राइट? मेरी फर्स्ट चॉइस आईपीएस थी, समझ रहे हो ना बात को? अपने उस दोस्त की तरह जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ, जो भी दिल्ली में है, फार्मर्स पे ये सब लगा रहा है, राइट? सब लिखा पढ़ी की बात है। क्लियर टू एवरीवन? कहीं पे और ऑनलाइन तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। दी नोट्स दैट आई एम डिक्टेटिंग, आजकल मैं थोड़ा जल्दी उठ के सुबह ये सब चीज़ों पे काम कर रहा हूँ कि तुम लोगों का मेंस के प्रीलिम्स के बीच में जो टाइम कम है, तो गवर्नेंस और पॉलिटी ये सब चीज़ें यहीं पे कवर हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नाउ सेक्शन 500, just 1 minute guys। Contempt of court पे I think I have given you sufficient material, right? कोडिफिकेशन ऑफ प्रिविलेजेस भी पढ़ा है, बट बहुत है अभी के लिए, ठीक है? तुम्हें जो दिया गया है वो बहुत है। पीपीटी इज देयर अदरवाइज, बट दैट विल बी लाइक ओवरबर्डनिंग यू गाइज। I think whatever has been given is enough. Now quickly let me talk about the other issue. अभी डिफेमेशन इतना न्यूज़ में नहीं था तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। सेडिशन न्यूज़ में चल रहा है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हमने डील कर लिया कल।
शुड पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बी कोडिफाइड, इसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं तुम्हें और दे सकता हूं, वैसे दिस इज इनफ। एक बार हम कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट को दोबारा से रिवाइज करेंगे, ओके? क्रिमिनल डिफेमेशन पे एक अच्छा आर्टिकल था हिंदू का, उसके कुछ एक्सर्प्ट्स हैं। स्टेट कांट यूज क्रिमिनल डिफेमेशन केसेस टू थ्रॉटल डेमोक्रेसी। मद्रास हाई कोर्ट की ये जजमेंट थी 22 मई 2020 की, ठीक है? स्टेट कांट यूज क्रिमिनल डिफेमेशन टू थ्रॉटल डेमोक्रेसी। नहीं, मतलब सुप्रीम कोर्ट, अब देखो, सुप्रीम कोर्ट हैज बिकम द आर्बिटर ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैपनिंग इन द कंट्री, राइट? इन सच अ सिनेरियो दिस इज टू बी देयर, क्लियर? Hindu, this Nakiran and Times of India were among the media houses who had petitioned the court. तो ये कोर्ट की जजमेंट में ये कहा, रोल ऑफ एनी न्यूज़पेपर इज ओनली टू डिसेमिनेट न्यूज दैट इज हैपनिंग अराउंड। द स्टेट कांट ट्रीट इट एज डिफेमेशन इवन इफ देयर आर सम इनएक्यूरेसीज इन द रिपोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है, राइट? आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट क्रिमिनल डिफेमेशन फटाफट से लिख लो। पहले हमने क्या देखा आज के लेक्चर की सीक्वेंस? पहले हमने ये देखा कि क्या क्या थ्रेट्स टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हैं। सेडिशन है, सेडिशन क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है, डिजिटल ये ट्विटर टूल किट केस है, दिशा वाला जो केस है, राइट? फिर उसके बाद डिफेमेशन, जो पॉइंट्स हमने लिखे सेक्शन 500, सेक्शन 124, उनका लॉ बुक में, स्टैट्यूट बुक में सरवाइव करना होना उचित है, अप्रोप्रिएट है या इनअप्रोप्रिएट है, अब हम उन पे डील कर रहे हैं। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट क्रिमिनल डिफेमेशन। देखो पहले तो एसेंस समझो। अगर मैं अरुण जेटली हूं, अरुण जेटली डीडीसीए केस, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट अथॉरिटी, डीडीसीए में एक स्कैम हुआ। अरुण जेटली ने जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए थे डीडीसीए के प्रेसिडेंट होने के नाते, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट अथॉरिटी, ये जो क्रिकेट अथॉरिटीज हैं दे आर रिडन विद अ लॉट ऑफ करप्शन। डीडीसीए के चेयरपर्सन होने के नाते अरुण जेटली ने एक क्या बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जो कि फर्जी कंपनीज को दिए गए, शेल कंपनीज को दिए गए। और ये खुलासा उस टाइम पे हुआ जब प्रधानमंत्री शेल कंपनीज के बारे में बयान दे रहे थे। खुलासा करने वाला कोई और नहीं, केजरीवाल ही थे, राइट? तो उन्होंने ये रेवलेशन किया कि जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो कंपनी किसी पुरानी दिल्ली में, उसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस है एक पुराना सा फ्लैट है, जैसे जो मैं एग्जांपल तुम्हें इकोनॉमी की क्लासेस में देता था, राइट? अब जब अरुण जेटली के खिलाफ ये एलिगेशंस लगाए गए, अरुण जेटली ने केजरीवाल को क्रिमिनल डिफेमेशन के तहत, सेक्शन 500 के तहत दोषी ठहराया और कोर्ट में केस फाइल कर दिया। जब ये केस प्रूव नहीं हुआ तो इसे डिफेमेशन माना जाएगा। अगर केजरीवाल या कोई भी आम आदमी किसी बड़े आदमी के खिलाफ लगाए गए एलिगेशंस को प्रूव कर देता है तो वो डिफेमेशन नहीं होगा। अगर आप किसी बड़े आदमी के, ये बड़े आदमी को मैं क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि इज्जत बड़े आदमी की होती है, छोटे आदमी की कोई इज्जत नहीं होती। मान हानि उन्हीं की होती है जिनके पास सामान होता है। सम्मान की बात कम है यहाँ पे, सामान की बात ज्यादा है, राइट? तो पीपल हु आर रिच एंड फिल्दी रिच ओनली दे कैन फाइल दीज केसेस, बिकॉज गरीब आदमी की इज्जत तो है लेकिन उसके पास राम जेठमलानी या हरीश साल्वे जैसे वकील नहीं है, ठीक है? तो एक तो ये अगेंस्ट इक्वालिटी हो जाता है। फाइल कोई भी कर सकता है बट कोर्ट के टाइम का वेस्टेज एक और पॉइंट है। एट अ टाइम व्हेन कोर्ट इज डीलिंग विद सो मेनी इंपॉर्टेंट केसेस, burdening the judiciary, at a time when so many POCSO cases and other cases are pending, burdening even the lower courts with these type of cases which are individual centric, गलत है, ठीक है? डिफेमेशन का केस अगर फाइल ही करना है तो क्रिमिनल मत करो, सिविल करो, सिविल केस हो। लिखते जाना पॉइंट। डिफेमेशन कैन एट बेस्ट बी सिविल, नॉट क्रिमिनल। बट दूसरे तरफ एक इंडिविजुअल की इमेज अगर खराब कर दो, अगर मैं ये बोलूं कि एक कोई स्मृति है वो चोर है, गलत हो जाएगा। स्मृति है वो कुछ उसके खिलाफ एलिगेशन लगा दूं, या मैं ये बोलूं अरुण जेटली ने कुछ घोटाला किया था, उनकी इज्जत तो खराब हो गई। दोनों को बैलेंस करने की जरूरत है। तो एक और पॉइंट ये आता है कि पीपल हु आर इन पब्लिक ऑफिसेज should not have the right to file
criminal defamation cases. They should have the right to get the truth out. They should have the right to get the truth out. अब ट्रूथ कैसे आउट करें? अगर तुम सीबीआई जो कि ऑलरेडी ओवरबर्डनड है ये बोलो कि हर एलिगेशन जो केजरीवाल लगाएंगे मोदी के खिलाफ, पॉलिटिकल साइंस की डिग्री हो या डिफेमेशन का केस हो या मोदी चाय बेचते थे या नहीं बेचते थे, अब इसकी जांच अगर सीबीआई करने लगेगी तो दिक्कत हो जाएगी। राफेल डील है, फिर और अनिल अंबानी या फिर ये सारे जो केसेस है, सीबीआई डज नॉट हैव द टाइम। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को मोबिलाइज करना प्रॉब्लम हो जाएगी, उनके पास भी टाइम नहीं है, और अगर ऐसा करा जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। जो पीपल इन पब्लिक ऑफिस हैं या रिटायर्ड हैं पब्लिक ऑफिस में, जैसे सीजेआई, फॉर्मर सीजेआई के खिलाफ करप्शन के एलिगेशन या कुछ भी, उनको ये हक है कि वो सिविल डिफेमेशन फाइल कर सकते हैं ताकि वो अपने कैरेक्टर को, पब्लिक परसेप्शन ऑफ कैरेक्टर ऑफ दीज पीपल इन हाई ऑफिसेज कुड बी प्रिजर्व्ड। अगर केस का आउटकम वैलिड निकल आएगा, अगर ये वाकई सही निकला कि हाँ डिफेमेशन ही था, बदनाम करने के लिए था, बेसलेस एलिगेशंस लगाए गए थे, तो वो लोग बाइज्जत बरी हो जाएंगे और जनता के सामने प्रूव कर पाएंगे कि हाँ ये सही है। लेकिन अगर आप क्रिमिनलिटी से इनको डराओगे कि तुम्हारे खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस लगा दूंगा, तो सच बाहर आएगा नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, कॉफिन स्कैम और ये सारे केसेस में भी डिफेमेशन केस करा गया था, लेकिन सच निकल के आया कि हाँ वाकई ही कॉफिन स्कैम जॉर्ज फर्नांडिस के टाइम पे ये सब हुआ था। जब जॉर्ज फर्नांडिस डिफेंस मिनिस्टर होते थे तो इस तरह का एक घपला घोटाला पाया गया था। क्लियर? यस, बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द वन हु इज एलिजिंग। People in public offices should not be given the right to file a case of criminal defamation. ठीक है? A criminal suit can be filed even for political speech which might be used to settle political scores. ये argument against है. Argument against, it is against, number one, it is against the spirit of Article 19. Criminal defamation is against the spirit of Article 19, as even the truth is not a defense. It must be supported with public good. Arguments against criminal defamation. The very idea of criminal defamation goes against the spirit of Article 19. The very idea of criminal defamation goes against the spirit of Article 19. As even the truth is not a defense. As even the truth is not a defense, comma, it must be supported with public good. Second, Section 499 allows for imprisonment of imprisonment for statements made even against the dead. Section 499 allows for imprisonment for statements made even against the dead. Section 499 allows for imprisonment for the statements, allows for imprisonment for the statements made even against the dead, which some consider to be excessive. Many international scenario, many developed countries including the UK have now restricted it to a civil liability. Many developed countries, international scenario, international scenario, many developed countries including UK have reduced it to civil liability only. A criminal suit can be filed even for political speech
A criminal case can be filed even for a political speech. Example, Kejriwal, Arun Jaitley. A criminal case can be filed even for political speech, which might be used to settle political scores. It unnecessarily overburdens the courts. ठीक है. Arguments in favor of criminal defamation. Arguments in favor of criminal defamation. Arguments as to why the criminal provisions against defamation should be retained. Arguments as to why criminal defamation provisions should be retained. Number 1, proponents say that Article 19 Clause 2 nowhere mentions the protection from criminal liability. प्रोपोनेंट्स ये कहते हैं कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 जिसमें कि एक्सेप्शंस टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे रखा है, नोवेयर मेंशंस की द फैक्ट दैट देयर विल बी अ प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी. ठीक है. जो लोग ये कह रहे हैं ना कि क्रिमिनल डिफेमेशन नहीं होना चाहिए, सिविल होना चाहिए, मानहानि का दावा क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, सिविल होना चाहिए, सजा सिविल मिलनी चाहिए. अगर मैं किसी को इंसल्ट कर रहा हूं और वो पर्सन ये कहता है कि इसको अरेस्ट करो, तो प्रोपोनेंट्स ये कह रहे हैं, वो जो मेरे खिलाफ केस फाइल कर रहा है वो ये कह रहा है कि इसने मुझे डिफेम किया, मुझे शर्मसार किया, लोगों के आगे मेरी बदनामी करी, तो अब इसको सजा होनी चाहिए. टू टीच हिम अ लेसन, टू टीच मी अ लेसन. तो वो पर्सन जो मेरे खिलाफ केस फाइल कर रहा है, जो क्रिमिनल डिफेमेशन की फेवर में है, वो ये कह रहा है कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 जहां पे इंसल्ट डिफेमेशन को कवर किया गया है, एक्सेप्शंस टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, वहां पे क्रिमिनल डिफेमेशन, क्रिमिनैलिटी से बचने के लिए कुछ नहीं लिखा गया. वहां पे ये नहीं लिखा गया कि डिफेमेशन के लिए सजा क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए. तो मतलब क्रिमिनल हो सकती है. Article 19 clause 2 nowhere mentions that defamation, punishment for defamation shall not be criminal. That means it is open ended, so we can give criminal or civil. Constitution में कोई पाबंदी नहीं है कि किसी को जो है डिफेमेशन के लिए कानूनन जुर्म की सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए. क्लियर. Arguments in favor of criminal defamation. To retain criminal defamation, sections 499 and 500 have 4 explanations and 10 exceptions. जो लोग ये कहते हैं कि frivolous complaints होती हैं, people as an, लिखो इसको, second number, arguments in favor of criminal defamation. Point number 2, as against frivolous, to tackle the frivolous complaints, comma, sections 499 and 500 have 4 explanations and 10 exceptions which help in tackling frivolous complaints. Sections 499 and 500 have 4 explanations and 10 exceptions.
यानी कि कोर्ट्स के सामने ये गाइडलाइंस हैं। अगर ऐसी 4 एक्सप्लेनेशंस के चलते या 10 एक्सेप्शंस वाले कोई मामले कोर्ट के सामने आएंगे, कोर्ट उन्हें एडमिट करने से मना कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये गाइडलाइंस दे रखी हैं। इज दिस क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? As regards frivolous complaints, sections 499 and 500 have 4 explanations. A criminal suit can be filed even for political speech which might be used to settle political scores. ये तो हमने पढ़ लिया था उस तरफ, ठीक है। Mere misuse or abuse of law, third point in favor, थर्ड पॉइंट इन कॉन्टिन्यूएशन, फेवर में है ये, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ क्रिमिनल डिफेमेशन। मेयर मिसयूज और अब्यूज ऑफ लॉ, एक्चुअल और पोटेंशियल, कैन नेवर बी अ रीजन टू रेंडर अ प्रोविजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, मेयर मिसयूज और थ्रेट ऑफ मिसयूज और अब्यूज ऑफ लॉ कैन नॉट बी द रीजन फॉर डाइल्यूशन ऑफ लॉ। मेयर मिसयूज और अब्यूज, थर्ड पॉइंट है, मेयर मिसयूज और अब्यूज ऑफ लॉ कॉमा एक्चुअल और पोटेंशियल कैन नेवर बी अ रीजन टू रेंडर अ प्रोविजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल। डन। कंक्लूजन, mere misuse or abuse of law, actual or potential, can never be a reason to render a provision unconstitutional. ठीक है। Conclusion, the Supreme Court in Subramaniam Swamy versus Union of India 2016 upheld the constitutional validity of criminal defamation. The Supreme Court in the case of Subramaniam Swamy versus Union of India 2016 upheld the constitutional validity of criminal defamation. Court said the right to free speech is not absolute. Supreme Court said the right to free speech is not absolute. It does not mean freedom to hurt. It does not mean freedom to hurt another's reputation. Which is protected under Article 21 of the Constitution. It does not mean freedom to hurt another's reputation. कोई अरुण जेटली की रेपुटेशन खराब कर नहीं सकता, क्योंकि अरुण जेटली की डिग्निटी आर्टिकल 21 में प्रोटेक्टेड है। ठीक है, सो ऑल दी राइट्स हैव टू बी रेड टुगेदर। अगर केजरीवाल का फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, तो अरुण जेटली का फ्रीडम ऑफ डिग्निटी, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ डिग्निटी भी तो है। डिग्निटी, लाइफ विदाउट डिग्निटी ऑफ अरुण जेटली इज नथिंग। समझ में आया? मैं दोनों का एग्जाम्पल इसलिए यूज कर रहा हूं कि तुम्हें समझ में आ जाए। Although criminal defamation is still valid, but the courts need to ensure that their usage does not impede the freedom under Article 19. Although criminal defamation is still valid, but the courts need to ensure that their usage does not impede the freedom under Article 19. Done hai everyone? Clear? So this was all in today's class. We shall meet again tomorrow. Today there will be no polity class in the evening. There will be no polity class in the evening today. Clear, everyone?